हेलो, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस स्पेशल सेशन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट की सीरीज में, और वो है इन्फ्लेशन। राइट। तो आज हम इन्फ्लेशन को मास्टर करने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो सरकार और आरबीआई उस पर क्या करती है, इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, उसके सारे के सारे पैरामीटर्स आज देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन है क्या? एक समोसा है, राइट। 2010 में ये समोसा 5 रुपए का है। वही समोसा 2025 में बढ़कर हो जाता है 20 रुपए का। इसे कहा जाता है गुड्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिक सी बात है, किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा यानी गुड्स या सर्विसेज में किसी भी तरह की अगर कीमतें बढ़ती हैं उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इसे आप हर दिन मेजर कर सकते हो, हर महीने मेजर कर सकते हो, हर साल मेजर कर सकते हो, या 10 साल में मेजर कर सकते हो। तो यहां मैंने जो चेंज देखा है वो 15 सालों का चेंज है। तो 15 साल में लगभग 15 रुपए समोसे में बढ़ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 1 रुपए बढ़ा है, जी नहीं। अचानक से पैसे बढ़ते हैं, कुछ दिनों तक चलता रहेगा, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, अचानक से 8 रुपए हो जाएगा, फिर अचानक से 10 रुपए हो जाएगा। तो काफी दिनों तक तो प्रोड्यूसर उसको रोक के रखता है, फिर अचानक से उसकी कीमतें बढ़ा देता है। ये हो गया गुड्स इन्फ्लेशन यानी कि वस्तुओं की महंगाई। अगर मैं सर्विस इन्फ्लेशन की बात करूं तो सर्विस इन्फ्लेशन का ये एग्जांपल देखिए। एक वक्त था, यानी 2017 की मैं बात कर रहा हूं। 2017 में अगर आपको 1.5 जीबी डेटा लेना होता था 28 दिनों के लिए, तो वो मिलता था आपको 199 का। एयरटेल का एग्जांपल है, ठीक है। वही वही 1.5 जीबी 28 दिनों के लिए 2026 में हो गया है 349 का। ये इंडिकेटिव प्राइसेस है, सच में मत सोच लेना कि सर क्या सच में इतना होता है। ये इंडिकेटेड प्राइसेस है, राइट। ये दिखाने के लिए एग्जांपल आपको बताया गया है। यानी क्वांटिटी वही है, सेवाएं उतनी ही मिल रही हैं, यहां भी उतनी ही मिल रही थी, लेकिन 2017 के मुकाबले 2026 में कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ाव या फिर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये हो गया आपका सर्विस इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं सर्विस इन्फ्लेशन। तो बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है, यानी महंगाई क्या है? इन्फ्लेशन इज रेट, देखो ये परसेंटेज में होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा परसेंटेज कैसे निकलता है। एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, वस्तुओं की कीमत जनरल, मैं एक एक प्रोडक्ट की कीमत नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ओवरऑल सभी वस्तुओं में कितनी चेंज आया है, चाहे फिर वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, राइट, वस्तुएं हो या फिर सेवाएं हो, किस तरह से वो बढ़ रहा है। इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब ये क्या चीज है कि सर परचेजिंग पावर कैसे कम हो जाती है, मैं बताता हूं। अगर आप 10 किलो चावल खरीदते हैं, वो आपको, राइट, राइस 10 किलो चावल आपको पड़ता है, मान के चलिए 200 रुपए का। अब मैं कीमत उतनी ही, पैसा अपना उतना ही रखता हूं, ये मेरा बजट है, ये मेरा बजट है, मेरे पॉकेट में पैसा है, ये इसको मैं उतना ही रखता हूं। अब हम आते हैं, ये मान लीजिए 2010 की बात है, राइट। अब हम आते हैं 2025 में। अब 2025 में अगर मैं वही 200 रुपये रखूं, इसमें मैंने बदलाव नहीं किया है, लेकिन चावल तो महंगा हो गया, हो सकता है डबल रेट का हो गया, तो यहां मुझे मिलेगा सिर्फ 50 किलो। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं कि मेरी परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर यानी मेरी खरीदने की क्षमता, कुछ भी खरीदने की क्षमता जो है मेरी आधी हो गई है। उतने ही पैसे में अब मैं कम खरीद पा रहा हूं। इसका मतलब महंगाई है, इसका मतलब महंगाई है। यानी अगर अब मुझे 10 किलो चावल खरीदना है तो मुझे 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो कीमतें डबल हो गई हैं इन 15 सालों के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर, या फिर परचेजिंग पावर का कम हो जाना। जब भी महंगाई आएगी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जब कीमतें गिरेंगी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट। इट इज अ साइन ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में महंगाई होना जरूरी है। जी हाँ, आप सोचोगे ये क्या बात हुई सर, आप तो पहले टीचर हो जो कह रहे हो कि महंगाई होनी चाहिए। जी हाँ, महंगाई होनी चाहिए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से 2 से 4% की महंगाई काफी अच्छी है, डिसेंट है, जो अभी चल रही है, राइट। तभी आप अभी नहीं देखेंगे कहीं पर हुआ हल्ला हो रहा हो, ऑपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका काम है, उसको उनको इसी चीज की सैलरी भी मिलती है। लेकिन अभी हमारे देश में जो महंगाई चल रही है वो 2 से 3%, मैक्सिमम 4% तक जा रही है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बुरी नहीं है। अब महंगाई होना जरूरी क्यों है, यहां पर ये क्यों लिखा है कि महंगाई होना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं कुछ भी बनाता हूं, मैं किसान हूं, मैं फैक्ट्री चलाता हूं, मैं राइट, ट्रांसपोर्ट कंपनी है मेरी, ओला उबर में काम करता हूं, कुछ भी है,
जब मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज, अगर मैं उसको बना रहा हूँ और उसकी मुझे ज़्यादा कीमत मिल रही है, तो उससे मेरी बचत होगी, उससे मेरा बिजनेस एक्सपेंशन होगा, यानी मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो धंधा है, जो मैं कर रहा हूँ, वो आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि प्रोड्यूसर के लिए प्राइसेस बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने कहा 2 से 4% काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो कंज्यूमर पे असर पड़ेगा, वो खरीदना बंद कर देगा। जब वो खरीदना ही बंद कर देगा, यानी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को नुकसान होता है। ठीक ठाक कीमतें बढ़े तो कंज्यूमर उसको बियर कर लेता है, और प्रोड्यूसर जो होता है वो उसको आराम से प्रॉफिट उससे कमा लेता है। नेक्स्ट, ये हैं 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, और ये चारों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलिए आइए इनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइस, कीमतों का बढ़ोतरी। 5% कोई भी चीज़ थी 100 रुपए की थी, अब वो 105 रुपए की हो गई। ये हमेशा परसेंटेज में होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, एक रेट होती है, परसेंटेज। किसी चीज़ की कीमत 100 रुपए थी, राइट, 100 रुपए थी, अब वो बढ़कर 105 हो गई, तो हो गया महंगाई। जब भी महंगाई आती है परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर महंगाई की दर कम हो जाए, महंगाई तो है लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो गई, पहले 5% से बढ़ रही है, अब 3% से, दोनों बढ़ रही हैं, दोनों बढ़ रही हैं, लेकिन अब जो दूसरी बार जो बढ़ रही है वो परसेंटेज कम है, तो उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की जो दर है वो कम हो गई है, जो परसेंटेज है वो कम हो गया, उसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। ओके। फिर होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतें गिर जाना, डिक्रीज इन प्राइसेस, राइट। डिक्रीज इन प्राइसेस होगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा खरीद पाएंगे जब चीज़ें सस्ती होंगी तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। एक बार अगर कीमतें गिर जाएं और गिरने के बाद फिर से बढ़े, उसे कहते हैं रीफ्लेशन। कीमतें गिर जाएं और उसके बाद फिर से बढ़े, उसे कहते हैं रीफ्लेशन। अब मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मल इकोनॉमी में ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मल इकोनॉमी में ऐसा होता है, जब हम महंगाई रोकने की कोशिश करते हैं तो ये होता है, तब डिसइन्फ्लेशन चलता है। कोविड जैसे टाइम पर डिफ्लेशन हो गया, बहुत सी चीज़ों की कीमतें गिर गई क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था, तो डिफ्लेशन हो गया। कोविड के बाद जब कीमतें फिर से बढ़ी तो रीफ्लेशन हो गया। लेकिन हमेशा अखबार में आपको सिर्फ इन्फ्लेशन लिखा हुआ मिलेगा, होते ये चारों हैं, लेकिन हमें हमेशा इन्फ्लेशन दिखाया जाता है। आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, राइट। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए बेसिक्स के तौर पे। तो सबसे पहला है स्टैगफ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है स्टैग्नेंट और फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन। यानी हमारी अर्थव्यवस्था तो नहीं बढ़ रही, स्टैग्नेंट हो गई है, लेकिन इन्फ्लेशन लगातार आ रहा है। यानी कि कीमतें तो बढ़ रही हैं, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था स्टेगनेंट हो गई और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये हुआ था कोविड के टाइम पे, उसके बाद अभी तो नहीं हुआ, राइट। तो स्टैगफ्लेशन वाली जो सिचुएशन आई थी वो आई थी हमारे कोविड के टाइम पर, सिंपल। फिर आता है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये लगता है एक सेक्रीफाइस जैसा, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की तो आप वो चीज़ खरीद नहीं पा रहे हो। टैक्स में भी ऐसे ही होता है भाई। टैक्स में क्या होता है, सरकार आपसे पैसा ले लेती है, आप सरकार को टैक्स दे देते हो, इसलिए जो आप खरीदना चाहते थे वो आप खरीद नहीं पाते हो। तो महंगाई भी कुछ ऐसा ही हमें फील कराती है। ये रियल में कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग है। एक तरह से फील हम कर रहे हैं कि साहब जो कीमतें बढ़ रही हैं, राइट, वो हमें खरीदने पे, कम खरीदने पे मजबूर कर रही हैं, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन टैक्स। डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, जब कीमतें बढ़े, सिंपल। फिर आता है मेन्यू कॉस्ट। जैसे अभी हाल ही में हुआ, एलपीजी की कीमतें बढ़ गई, तो साहब सभी रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू कार्ड बदल दिए। जब इनपुट कॉस्ट बदल गई, यानी एलपीजी जब महंगा हो गया, तो सभी रेस्टोरेंट्स ने जहाँ भी खाना मिलता है वहाँ पर उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी। अब कीमतें बढ़ा दी तो उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड भी चेंज कर दिया होगा, राइट। तो इसे कहा जाता है मेन्यू इन्फ्लेशन या मेन्यू कॉस्ट, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन द चेंज इन प्राइसेज ओवर अ प्रोडक्ट। जब कभी भी चीज़ों में चेंज आता है तो प्रोडक्ट में चेंज लाने के लिए हमें कई बार उसमें खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर धीरे 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 महंगाई बढ़ती रहेगी तो पार्ले जी का जो बिस्किट है वो कितना छोटा हो जाएगा। हर जितनी बार वो छोटा किया जाएगा उतनी बार नया डिज़ाइन बनाया जाएगा, नई पैकेजिंग बनाई जाएगी, नई मशीनें लगाई जाएंगी, उसका खर्चा आएगा। तो वो वाली बात है। फिर आता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कुछ वस्तुओं में, राइट, ओनली फ्यू कमोडिटीज, कुछ वस्तुओं में कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी में किसी में कीमतें नहीं बढ़ रही। और फिर आता है श्रिंकफ्लेशन,
यानी कि चीजों की कीमत तो उतनी ही रहती है, लेकिन वो श्रिंक हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है। पहले 5 रुपए में इतनी बड़ी डेयरी मिल्क आती थी, अब 5 रुपए में इतनी सी डेयरी मिल्क आती है। कुछ दिनों में 5 रुपए में सिर्फ डेयरी मिल्क देखने को मिलेगी। वो चीज उतनी छोटी होती जा रही है, लेकिन कीमत 5 रुपए ही है। आप सोचिए, डेयरी मिल्क में एक वक्त हुआ करता था जब डेयरी मिल्क में चॉकलेट परसेंटेज ज्यादा होता था। अब उन्होंने चॉकलेट परसेंटेज कम कर दिया, उसमें चीनी और दूध ज्यादा कर दिया है, क्योंकि चीनी और दूध सस्ता पड़ रहा है, तो उन्होंने वो ज्यादा कर दिया। क्वालिटी कम कर दी, स्टैंडर्ड्स कम कर दिए। दुनिया भर की डेयरी मिल्क अलग क्वालिटी में, इंडिया में डेयरी मिल्क अलग क्वालिटी में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 5 रुपए से बढ़ाना नहीं चाहते, या उसको 10 रुपए से बढ़ाना नहीं चाहते। दैट्स द पॉइंट। ओके, तो उसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, चीजों का छोटा हो जाना लेकिन कीमत उतनी ही रहना, यानी उतनी ही कीमत में अब आपको कम मिल रहा है। फिर आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं और सामान उतना नहीं होता। जी हाँ, जब आपकी डिमांड ज्यादा हो जाए लेकिन सप्लाई उतनी की रहे, जितनी सप्लाई थी उतनी ही सप्लाई आपकी है, लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई है, तो उसे कहते हैं डिमांड पुल। यानी डिमांड जो है इन्फ्लेशन को, महंगाई को ऊपर खींच रही है। पुल का मतलब होता है ऊपर खींचना, राइट? वो खींच रही है अपनी तरफ। तो मांगने वाले 10 और देने वाले से 2, तो जो ज्यादा कीमत दे पाएगा वो खरीद लेगा। सिंपल सी बात है, राइट? फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब इनपुट्स, यानी जिस चीज को आप कुछ भी बना रहे हो, जैसे मान लो आप ब्रेड मंगा रहे हो, आप ब्रेड बनाते हो, अगर आप ब्रेड बनाते हो तो उसमें लगेगा आटा। अब अगर आटा ही महंगा हो जाए तो ब्रेड तो महंगा हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि जब आपकी डिमांड तो सेम रहे लेकिन सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाए, तब होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाने से होता है, जैसे वेज बढ़ जाए, रॉ मटेरियल, जो मैंने अभी आपको आटे का एग्जांपल दिया, राइट? ये वो वाली बात है, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी जो इंडिया में चल रहा है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि एलपीजी, राइट, ये महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, राइट? तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, राइट, पेट्रोल महंगा हो रहा है, एलपीजी महंगी हो रही है, उस वजह से कुछ चीज़ों की कीमतें आएंगी। अब एलपीजी महंगा होगा तो जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, या फिर आपका जो ऑटो रिक्शा चलता है या जो गाड़ियाँ चलती हैं, सब महंगा हो जाएगा, राइट? ओला उबर से आप ट्रैवल कर रहे हो, टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो, वो महंगा हो जाएगा। लास्ट में आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन तब आता है जब कंट्री की इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज से गुजरती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अर्थव्यवस्था है जिसमें पहले एग्रीकल्चर सबसे बड़ा था, जैसे इंडिया में, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा शेयर एग्रीकल्चर का था। अब वो कम हो गया है, अब वो कम हो गया है। तो उस वजह से अगर कोई इन्फ्लेशन आता है, यानी हमारी जब कोई अर्थव्यवस्था अपना ढांचे को बदलती है, अपने स्ट्रक्चर को बदलती है, उस वजह से अगर महंगाई आती है तो उसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये ओवरनाइट नहीं पता चलेगा, ये 10 साल, 20 साल, 25 साल में जाके आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, इसमें टाइम लगता है। अब देखिए बेस इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। 2023 में किसी चीज़ की कीमत, गुड एक्स की कीमत थी 500 रुपये, वो बढ़ के 2024 में हो जाती है 600 रुपये। कितना बढ़ गया? 20%। अभी सिर्फ ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए। 500 से बढ़कर 600 हो जाती है, कितना बढ़ गया? 20%। इतना तो आप सभी को आता होगा, प्रतिशत निकालना, परसेंटेज निकालना। ये बढ़ जाती है 20%। अब जब ये 20% बढ़ गई है, राइट, तो यहाँ क्योंकि देखो 500 के ऊपर 100 बढ़ गया, यानी 20%, ठीक है? उसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अब नीचे देखिए, जब यही कीमत सिर्फ 550 बढ़ती तो हम कहते 10% बढ़ गई, राइट? भाई जब 100 रुपये बढ़े तो 20%, 50 रुपये बढ़े तो 10%, ठीक है? अब हम देखते हैं फर्क। 600 से बढ़कर 700 हो जाती है, यानी यहां पर कितने बढ़े? 100, राइट? 100 बढ़ गए। जब 100 बढ़े तो यहां पर 16% आता है। यहां पर देखो दोनों 700 700 है, दोनों 700 है, ठीक है? ये 600 से 700 होता है, ये 550 से 700 होता है, यानी दोनों ही कीमतें बराबर हैं, लेकिन यहां पर जो बेस है, यानी पुरानी कीमतें, वो कम है। यहां पुरानी कीमत ज्यादा थी, यहां पुरानी कीमत कम है। तो यानी बेस का मतलब होता है पुरानी कीमतें। जब आपकी पुरानी कीमतें कम होंगी तो आपकी महंगाई ज्यादा लगेगी। देखो यहां 16%, यहां 27%, सिंपल सी बात है, राइट? 600 से 700 जाएगा तो 16%, 550 से 700 जाएगा तो 27%। इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। यानी कि जब आपका बेस ऊंचा होता है, यानी कि आपका पुरानी कीमतें जब ज्यादा होती हैं तो महंगाई कम लगती है।
जब पुरानी कीमतें कम होती हैं तो महंगाई ज़्यादा लगती है। अब कोविड में कीमतें काफ़ी कम हो गई थी, बहुत सी चीज़ों की कीमतें कम हो गई थी। उसके बाद जब 5 रुपये भी बढ़े तो वो ज़्यादा लगे, लोगों को लगा अरे महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई। तो वही बात है, जब बेस आपका छोटा होता है तो महंगाई ज़्यादा लगती है, इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अभी हमने क्या देखा, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, बेस इफेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने देखे, कितने सारे स्क्यूफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, डिसफ्लेशन, इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम आते हैं कि साहब जब इन्फ्लेशन होता है तो उसको मेजर कैसे किया जाता है, यानी इन्फ्लेशन को मापा कैसे जाता है। अब इन्फ्लेशन को मापने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उसको माप लो रिटेलर लेवल पर, दूसरा आप उसको माप लो होलसेल लेवल पर, राइट। अब होलसेल लेवल पे जो होता है उसको भी आने वाले टाइम में बदला जा रहा है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं एक कंज्यूमर को, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। कोई चीज फैक्ट्री में बनती है, राइट। फैक्ट्री लेवल पर जब वो चीज बनती है तो मान लीजिए वो 100 रुपए की है। कितने रुपए की है? 100 रुपए की। कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, मान लीजिए ये पेन है, राइट। ये जो पेन है ये फैक्ट्री में जब बनता है तो 100 रुपए का है। फैक्ट्री से निकलकर ये जाता है होलसेलर के पास, राइट। होलसेलर के पास, राइट। ये होलसेल होने जाता है, होलसेल लेवल। जब ये होलसेल लेवल पे जाता है तो होलसेलर अपना थोड़ा सा भी जो भी इसमें जुड़ता होगा, राइट, उसका मार्जिन वो जोड़ देता है, 110 रुपए। उसके बाद ये जाता है रिटेल लेवल पर, ठीक है। रिटेलर अपना पैसा जोड़ के इसको कर देता है 120 का। ये है शॉपकीपर, राइट। ये है शॉपकीपर, जिस दुकान से मैं ये पेन खरीदूंगा ये वो दुकान वाला है, राइट। ये है शॉपकीपर और ये हूं मैं कंज्यूमर। तो अब आप खुद सोचिए कि एज अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता होने के नाते मैं कौन सी कीमत पे कर रहा हूं, 100, 110 या 120? तो आपका जवाब होगा सर, एक उपभोक्ता जो होगा वो आखिरी वाली कीमत देगा, यानी कि 120, राइट। सिंपल। अब अगर मुझे महंगाई यहां पर मेजर करनी है, अगर मुझे महंगाई यहां पर मेजर करनी है तो उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। अगर महंगाई मुझे यहां पर देखनी है तो उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। लेकिन इसमें 110 नहीं माना जाएगा, ये तो वो है जो इसने बेचा है। इसने खरीदा किस पे? इसने खरीदा था 100 रुपए पे, फैक्ट्री आउटपुट पे। तो WPI क्या होता है? ये होता है प्राइस पेड बाय होलसेलर, राइट। प्राइस पेड बाय होलसेलर, कि जब होलसेलर ने खरीदा तो उसने क्या कीमत पे करी। जब होलसेलर ने खरीदा तो उसने क्या कीमत पे करी, तो वो हो, राइट। अगर मान लो 100 की जगह इसने 105 में खरीदा होता, अभी तो इसने 100 में खरीदा, 100 की जगह इसने 105 में खरीदा होता, तो ये इसको 115 कर देता, वो 125 कर देता, और वो, राइट, 125 में खरीदता। तो जो प्राइस, जिस प्राइस पे होलसेलर खरीदता है, यानी कि इसमें इसमें जो चेंज आएगा वो WPI में मेजर किया जाएगा। ये जो कीमत होती है ये फाइनल कीमत है, इसमें टैक्स वगैरह सब कुछ जुड़ा होता है, GST वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसमें GST भी जुड़ा होता है, इसमें वस्तुएं सेवाएं सब आ जाती हैं। खैर वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब क्योंकि ये कंज्यूमर पे कर रहा है, ये होलसेलर पे करता था, ये कंज्यूमर दे रहा है, राइट। तो यहां पर आएगा प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, राइट। प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, तो इसे कहा जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब करना कैसे, ये भी आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, यहां ले लो आप 2025, यहां ले लो आप 2026, राइट। यहां पर आप ले लो क्वांटिटी ऑफ एक्स और यहां ले लो आप प्राइस ऑफ एक्स, यहां पर ले लो क्वांटिटी ऑफ एक्स और यहां ले लो प्राइस ऑफ एक्स। महंगाई मापने के लिए आपको क्वांटिटी सेम रखनी पड़ेगी, जी हाँ, महंगाई मापने के लिए आपको क्वांटिटी सेम रखनी पड़ेगी। यहां पर मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूं 10 किलो, 50 की रेट से खरीदता हूं, तो मेरा टोटल खर्चा था 500, टोटल खर्चा 500 गया।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 500 आ गया। क्वांटिटी मैं उतनी ही रखता हूँ 10 किलो। अब मेरी कीमत हो गई है 55 रुपये, टोटल खर्चा हो जाएगा मेरा 550। तो अगर आपको महंगाई की प्रतिशत निकालनी हो तो बहुत सिंपल है, 550 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, सिंपल सी बात है 10%। तो ये हो गई मेरी कीमत, ये मेरी हो गई महंगाई कि साहब एक साल में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 10% बढ़ गई। ये हमेशा परसेंटेज में निकाला जाएगा। आप अखबार में भी देखोगे तो CPI WPI हमेशा प्रतिशत में आता है। अब ये किसको, अब ये प्राइस कौन दे रहा था वो डिपेंड करता है। अगर ये 55 और 50 रुपये होलसेलर दे रहा था तो ये WPI है, अगर ये कंज्यूमर दे रहा था तो ये CPI है। बात इतनी सी है, राइट। तो चलिए अब मेजर करते हैं। तो सबसे पहला ये जो 3 है मेजरमेंट्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा एक नया अभी आया है, राइट। इस पे चर्चा आपको मैं अभी कर देता हूं क्योंकि अब ये स्टार्ट हो चुका है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, राइट, PPI जिसे कहा जाता है। तो क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत ज़रूरी हैं, अब धीरे धीरे क्या होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स को सरकार बंद कर देगी अगले 5 सालों में, और PPI जो है वो फेमस हो जाएगा, राइट, वो ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो धीरे धीरे एक दूसरे को रिप्लेस किया जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चलता रहेगा। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को इम्पैक्ट करता है, वो ये बताता है कि आम आदमी को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। चलिए तो इसमें देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो मैंने आपको कह दिया, होलसेलर जिस कीमत पे खरीदता है उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में मेजर करते हैं। यहां पर जो कंज्यूमर जिस कीमत पे खरीदता है, रिटेल लेवल उसे कहा जाता है, रिटेलर ने जिस कीमत पे बेचा या फिर कंज्यूमर ने जिस कीमत पे खरीदा, तो उसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कौन मेजर करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये चीजें बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हम उसको मॉसी बोलते हैं, MOCI, ठीक है। फिर ये है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो इसको मेजर करता है। अब आता है बेस ईयर, यानी पुरानी कौन सी, किस साल की पुरानी कीमत है। अभी मैंने आपको बेस इफेक्ट बताया था जब मैंने कहा था कि पुरानी कीमतों से हम मेजर करते हैं। अभी इस वाले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको एक बेस ईयर बताया, यानी भाई 2026 में कीमतें बढ़ी या घटी कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा ना किसी के साथ, तो कंपेयर करने के लिए पुरानी कीमतें देखनी पड़ेंगी, उसे हम कहते हैं बेस। तो होलसेलर में, होलसेल लेवल पर जब हम कीमतों को मेजर करते हैं तो 2022-23 से करते हैं, CPI में 2024 करते हैं। ये दोनों हाल ही में बदले हैं, अभी रिसेंटली इनको बदला गया है। इसमें टोटल आइटम है 957, ये भी लिस्ट अभी बढ़ी है, पहले 600 थे, 600 के आसपास थे, अभी 957 कर दिए गए हैं। ये है 358। एक चीज आप इसमें देखोगे, यहाँ सर्विस भी इंक्लूडेड है, यहाँ सर्विस इंक्लूडेड है। होलसेल पर सर्विस जैसी कोई चीज नहीं होती, कभी भी सर्विसेज होलसेल नहीं दी जाती। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सर्विसेज होलसेल नहीं दी जाती। आप समझ रहे हैं? सर्विसेज होलसेल नहीं दी जाती, इसलिए होलसेल में कभी सर्विस लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। कभी सुना है कि सर्विसेज होलसेल? अरे होलसेल में मैं पेन खरीद सकता हूं, एक की जगह 100 खरीद सकता हूं, लेकिन अगर मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं तो मैं ये थोड़ी कहूंगा सर मुझे होलसेल में चेक कर दो, मेरा इलाज होलसेल में कर दो, अगले 5 साल की बीमारियां भी अभी ठीक कर दो। ऐसा होता नहीं है, इसलिए वहां सर्विसेज आती हैं, इधर नहीं आती। UPSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आता है कि कौन किस प्रायोरिटी पे इन्फ्लेशन मेजर करता है, कि सर जब ये महंगाई को मापते हैं, राइट, आपने कहा सर एक 350 आइटम लेके बैठा है, एक 900 आइटम लेके बैठा है, तो जब ये मेजर किया जाता है, जब कभी भी ये मेजरमेंट होता है, तो क्या उस मेजरमेंट में, राइट, सारे के सारे प्रोडक्ट्स बराबर महंगाई मापी जाती है? ये खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, मशीन वगैरह सबकी महंगाई एक तरह से देखी जाती है? नहीं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, यानी जो फैक्ट्री में या कहीं बन रहे हैं उन प्रोडक्ट को 63, यानी कि लगभग 2/3% उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आता है आपके प्राइमरी आर्टिकल्स, और सबसे लास्ट में फ्यूल एंड पावर। अब फ्यूल एंड पावर, ये देखो अभी रिसेंटली चेंजेस आए हैं काफ़ी सारे, अभी पिछले शायद 10-15 दिनों में चेंजेस आए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब कुछ। अब बिल्कुल अपडेटेड स्लाइड है ये, बिल्कुल अपडेटेड, तो करंट अफेयर भी एक तरफ से आपका पूरा हो जा रहा है। अब फ्यूल में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंक्लूडेड है। अगर नेचुरल गैस और क्रूड गैस में अगर चेंज आता है तो WPI में चेंज आएगा, जो कि रिसेंटली हुआ है, अभी हाल ही में ये सब हुआ है। पावर में 14% है, राइट, इन दोनों को मिलाकर 14% आपको देखने को मिलेगा।
जब हम सीपीआई में आते हैं तो सीपीआई लेवल में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, भाई कंज्यूमर के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है ना। कंज्यूमर को क्या लेना देना कि फैक्ट्री में क्या बन रहा है, कंज्यूमर के लिए कुछ और जरूरी होता है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खाने पीने की चीजें, फूड एंड बेवरेजेस, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको दी गई है 36%, यानी सबसे ज्यादा आइटम्स जो हैं वो इसमें से लिए जाएंगे। दूसरा सबसे ज्यादा है हाउसिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड ऑयल थोड़ी ना गाड़ी में डाल दो, कच्चा तेल, उसका पेट्रोल डीजल बनेगा, फिर उसमें अलग कीमतें जुड़ेंगी, उसमें टैक्स जुड़ेगा, राइट, वो सब। और तीसरा जो है हाईएस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट। एक आम आदमी की जिंदगी में यही टॉप 3 खर्चे होते हैं, यही टॉप 3 खर्चे होते हैं। तो अगर इनकी कीमतों में बदलाव आता है तो महंगाई ज्यादा होगी। लेकिन एक होलसेलर के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, एक दुकान वाले के लिए, राइट, एक फैक्ट्री वाले के लिए। तो यहां ज्यादा कीमतों में चेंज आएगा तो उसको नुकसान होगा, इसीलिए इनको अलग अलग प्रायोरिटी दी गई है। अब लास्ट वाला है, राइट, नहीं ये नहीं, हाँ ये, तो यहां पर मैंने मेजर कर दिया है कि हाईएस्ट वेटेज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिया जाता है, यहां पर फूड एंड बेवरेजेस को दिया जाता है। सर्विसेज है नहीं, इसमें कोई भी सर्विस नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, सर्विसेज होलसेल पे हो ही नहीं सकती हैं, यहां पर होती हैं। क्या इसमें टैक्स इंक्लूड होता है? नहीं, ये तो फैक्ट्री से निकलने वाला प्राइस है, तो ठीक है, इसमें कोई टैक्स नहीं है, मतलब जीएसटी नहीं है, बेसिकली जीएसटी नहीं है। इसमें जीएसटी है क्योंकि ये कंज्यूमर दे रहा है, तो इसमें जीएसटी होगा। जीएसटी कंज्यूमर देता है, प्रोड्यूसर नहीं देता। क्या ये महंगाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, ये किया जाता है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आरबीआई जो करता है, आरबीआई क्या करता है, सीपीआई को पैरामीटर बनाता है। अगर सीपीआई बहुत ज्यादा तेज बढ़ेगा तो आरबीआई उसको बचाने आ जाएगा, लेकिन डब्ल्यूपीआई से आरबीआई को कुछ भी लेना देना नहीं है, बढ़े तो ठीक, नहीं बढ़े तो ठीक। क्या इनमें इंपोर्टेड चीजों का भी महंगाई होती है? हाँ जी, इंपोर्टेड चीजें अगर बाहर से आ रही हैं, राइट, तो वो यहां पर होंगी। अब क्योंकि देखो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो रही हैं। अब बाहर से आने वाली चीजें अगर महंगी हो रही हैं तो ये दोनों क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है, तो ये भी बढ़ जाएंगे उसी के साथ। अब आते हैं हम पीपीआई पे। ये करंट अफेयर है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले 1 महीने, और ये सरकार ने अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। चर्चा तो इस पर कई सालों से चल रही थी, लेकिन स्टार्ट अभी किया है, राइट, और अगले 5 साल में ये पूरे अच्छे से इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इट इज द मेजर एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर देयर आउटपुट। अब इसको मैं ध्यान से समझाता हूं, सभी इस पे अटेंशन पे करेंगे, राइट। यहां पर है, राइट, प्रोड्यूसर, जिसे हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ये है फैक्ट्री। ये है होलसेलर, राइट, ये है होलसेलर, उसके आगे रिटेलर, राइट, उसके आगे कंज्यूमर। इस तरह से ये काम करता है। तो अभी हम जो महंगाई है वो 2 लेवल पे मेजर करते हैं, या तो होलसेल लेवल पर या रिटेलर पर, राइट, उन दोनों पे मेजर करते हैं। यानी कि हम कौन सी चीज पे ध्यान देते हैं, प्राइस रिसीव्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, प्राइस पेड बाय होलसेलर। अभी हम ये देखते हैं, राइट, कि साहब होलसेलर ने क्या कीमत दी है, अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होलसेलर जो कीमत पे खरीदता है उसमें भी टैक्स जुड़ा होता है, कुछ टैक्सेस आ जाते हैं उसके अंदर, जैसे एक्साइज ड्यूटी उसके अंदर आ जाता है, कितनी ही कोशिश करो वो आ जाता है उसके अंदर। और वो ये नहीं बताता कि एक्चुअली प्रोड्यूसर को महंगाई लग रही है या नहीं। हमने कंज्यूमर की महंगाई तो पता कर ली, हमने कंज्यूमर की महंगाई पता कर ली, लेकिन हम होलसेलर की महंगाई क्यों पता कर रहे हैं? ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो इधर से खरीद के उधर बेच देता है। भाई ये तो बिचौलिया है ना, ये तो मिडिल मैन है। होलसेलर क्या करता है, फैक्ट्री से खरीदता है, रिटेलर को बेच देता है, बस यही तो काम कर रहा है। तो इसके लिए तो महंगाई मायने रखती ही नहीं है। अगर इधर से महंगा आएगा ये आगे महंगा कर देगा, इधर से सस्ता होगा ये आगे सस्ता कर देगा। इसने खुद ने तो कुछ नहीं किया ना। तो WPI जो है वो एक लिमिटेड मेजरमेंट है। अब हम आते हैं इसके ऊपर नया पैटर्न। अब हम कह रहे हैं प्राइस पेड बाय प्रोड्यूसर,
यानी कि कोई भी सामान बनाने में इसको कितना खर्चा आ रहा है, राइट, और इसको कितना पैसा मिल रहा है आगे मार्केट से। तो अगर इसको 100 रुपए मिल रहे हैं, इसने कोई भी सामान बनाया, मान लो इसने ये पेन बनाया और इसने ये पेन 100 रुपए में बेचा, तो इसको क्या कीमत मिली, वो नहीं जो इसने कीमत दी, इसको क्या कीमत मिली, वो है पीपीआई, वो है पीपीआई। सो इट इज अ मेजर ऑफ चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेलिंग प्राइस, यानी उसने किस कीमत पर बेचा, उसे क्या प्राइसेस मिली अपने ही आउटपुट की। ये बनाने वाले की तरफ से, बनाने वाले की तरफ, होलसेलर की तरफ से नहीं, बनाने वाले प्रोड्यूसर की तरफ से, जिसमें फार्मर्स भी आ गए, सर्विस भी आ गई। अब देखो, अब इसमें सर्विस आ गया ना, होलसेल में सर्विस नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जब वो सर्विस बना रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस पढ़ाई की कीमत बढ़ा दूं, इस कोर्स की कीमत बढ़ा दूं, तो वो मेजर हो जाएगा अब, लेकिन पहले नहीं हो पा रहा था क्योंकि सेवाएं आती ही नहीं थी, सर्विसेज इंक्लूडेड ही नहीं थी सीपीआई डब्ल्यूपीआई में। कौन मेजर करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, राइट, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है, पहले भी इसी में था, अब भी इसी में, राइट, बस डिपार्टमेंट बदल गया, पहले इकोनॉमिक एडवाइजर डब्ल्यूपीआई करता था, वो अभी भी उसी के अंडर रहेगा। इसमें कौन कौन सा डेटा आएगा? अभी डेटा नहीं आया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी वो डेटा नहीं आया है, वो डेटा आएगा। ओके, जो डेटा आएगा वो होगा मंथली आउटपुट, आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई, यानी कि किस कीमत पे बेचा प्रोड्यूसर ने, किस कीमत पे उसने सामान खरीदा, और सर्विस वाला भी आएगा, लेकिन वो 3 महीने में एक बार आएगा। क्या ये डब्ल्यूपीआई से बेटर है? पहली बात, इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है, तो अच्छी बात है, ज्यादा अच्छे महंगाई हम माप पाएंगे। दूसरा, ये इन्फ्लेशन सेंट्रिक है और एक्यूरेट पिक्चर देता है हमें, क्योंकि डब्ल्यूपीआई होलसेलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता था, होलसेलर का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था प्रोडक्शन में। पीपीआई विल रिप्लेस डब्ल्यूपीआई इन 5 ईयर्स, अगले 5 साल में ये डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस कर देगा। तो धीरे 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 गवर्नमेंट जो है इसे रिप्लेस करेगी, ओवरनाइट रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या फिर मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं, खासकर मेंस रिलेटेड स्पेशल क्लासेस मैं इन दिनों ले रहा हूं, तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके जतिन भारद्वाज मेरा अकाउंट सर्च कर सकते हैं, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जतिन सर अनअकैडमी नाम से चैनल सर्च कर लीजिए, नहीं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आइए, मुझसे जो सवाल पूछना है पूछिए, स्ट्रैटेजी पूछिए, प्रिपरेशन क्या करनी है, कैसे करना है, सब कुछ जो भी है आप यहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के मेंबर नहीं है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, फ्री लेक्चर्स, राइट, मतलब लाइव लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग में हैंडआउट्स मिल जाएंगे, इवैल्यूएशंस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह है जो कि 48 आवर्स में आपको इवैल्यूएट होकर मिल जाएगी, राइट, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं सिर्फ 9999 में। उसके अलावा फ्री मेंस रिलेटेड मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये बैचेस लाइव हो चुके हैं। इसके अलावा नीव, प्रतिज्ञा, मंजिल, जो भी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जो है बैचेस, राइट, ये भी लाइव हो चुके हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो आई होप आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा भी होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।